हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं। इस सीरीज के जितने भी पेपर मैंने अभी तक कराए वो सारे मैंने उसी में डाले हैं। और आगे वाले जो पेपर है इस सीरीज के अंदर वो भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डालूंगा। तो उसको आप सेव करके रख सकते हो सो देट कि आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इफ 3 टाइम्स द मदर्स प्रेजेंट एज इज 36 ईयर मोर देन 5 टाइम्स हर डॉटर एज। देखिए बोला जा रहा है कि मदर की प्रेजेंट एज का 3 गुना डॉटर की प्रेजेंट एज के 5 गुना से 36 साल ज्यादा है। तो जैसे अगर यहां पर मैं मदर की प्रेजेंट एज को एम मान लू, डॉटर की प्रेजेंट एज को डी मान लू, तो सबसे पहले तो अपन को मदर की एज का 3 गुना करना है, दैट मीन 3m। और डॉटर की एज का 5 गुना करना है, दैट इज 5d। अब बोला गया कि जो मदर की एज है वो 36 साल ज्यादा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 3m जो है वो 5d से 36 साल ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 36 जोड़ना पड़ेगा सो देट कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए, क्योंकि 5d में 36 कम था जिसको बैलेंस करने के लिए अपन ने +36 कर दिया। फिर आगे बोला गया 3 टाइम्स द डॉटर्स एज इज 4 ईयर लेस देन द मदर्स एज। डॉटर की एज का 3 गुना मदर की एज से 4 साल कम है। तो डॉटर की एज का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। मदर की एज एम ही रहेगी। अब बोला गया है कि जो डॉटर की एज है वो 4 साल कम है। दैट मीन्स फिर से ये हो गया कि यहाँ पर 3d में 4 की कमी पड़ रही है। अगर ये 4 और यहाँ पर होता तो दोनों की एज बराबर हो जाती। तो इसमें मैंने 4 जोड़ दिया सो देट कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन दो इक्वेशन बना ली अपन ने। अपन से पूछ रहा है मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस, मतलब m माइनस डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने m और d जो है वो प्रेजेंट एज ही ली है। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए साइन चेंज हो जाएंगे इनके। ये 3m से 3m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ गया 0 के बराबर। ये आ गया 5d और ये आ गया 3 इंटू 3 9d। तो 5d माइनस 9d अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा -4d। ये आ गया 36 और ये आ गया 3 इंटू 4 दैट इज -12। 36 माइनस 12 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 24 के बराबर। तो यहां से d इक्वल टू आ गया 24/4 दैट इज इक्वल टू 6 साल। तो जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो आ गई अपने पास 6 साल। अब मदर की प्रेजेंट एज अगर आपको निकालनी है तो आप ऊपर या नीचे किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन में अगर वैल्यू डालूं तो यहाँ पर m इक्वल टू अपने पास है 3d प्लस 4। तो 3 इंटू 6 प्लस 4, 6 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया 22। तो यहाँ पर अगर मैं m माइनस डी करूंगा तो 22 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 साल। ऑप्शन नंबर 3। A shopkeeper marked his goods at X% above their cost price and sold them at a discount of 10%. If he gained 71% profit, then find the value of X. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर मार्क किया और फिर इस पर 10% का प्रॉफिट दिया। साथ ही साथ बोला गया है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो 71% का है। तो अपन से X की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो जो नॉर्मल फॉर्मूला अपन चलते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन आ जाएगा और लॉस हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से x% ऊपर है। जैसे अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूं तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 100 पर x% ऊपर, मतलब जैसे कि क्या हो जाएगा 100 पर x% ऊपर अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस x बटा 100। तो 100 से 100 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 100 प्लस x। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 100 प्लस x। डिस्काउंट दिया गया 10% का तो 100 माइनस 10। और यहां पर बोला गया है कि प्रॉफिट हुआ है कितने का 71% का। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन अपन लेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 71। यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। अपन चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए सबसे पहले तो ये 10 का 10 बार में और ये 10 का 9 बार में चला जाएगा, 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये 1000 प्लस 710 इक्वल टू 900 प्लस 9x। तो ये 1000 माइनस 900 तो हो गया 100, 100 प्लस 710 अगर मैं करूंगा तो 810, तो ये आ गया 810 बटा 9 दैट इज इक्वल टू 90। तो x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 90 के बराबर। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका यहां पर अपन और भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाते हैं और फिर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है वो x% ऊपर मार्क की गई है, मतलब प्लस x%, और फिर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो अपने पास सेलिंग प्राइस पे अपन पहुंचे और जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 71% का हुआ है। तो प्रॉफिट जो होता है वो सीधा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे होता है। प्रॉफिट जब भी आप चेक करते हो तो क्या करते हो कि कॉस्ट प्राइस से कितना अपन सेलिंग प्राइस पे गए, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये है प्लस 71%। तो देखिए यहां पर आप सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100%, जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आते हैं। तो जैसे यहां पर x1 की अगर मैं बात करूं तो वो प्लस x हो गया, फिर x2 की अगर मैं बात करूं तो वो माइनस 10 हो गया, फिर x1 फिर से x और x2 माइनस 10 डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 71। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 71%। यहां पर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि अपन को 71 दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये 10 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स बाय 10 अगर आप करेंगे तो 9x बाय 10 आ जाएगा, ये माइनस 10 उधर चला जाएगा तो ये 81 आ जाएगा, ये 9 का 9 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 9 इंटू 10 दैट इज 90। ऑप्शन नंबर 4। While covering a distance of 54 km, a man noticed that after cycling for 1 hour 15 minutes, the distance covered by him was 7 by 9 of the remaining distance. What was his speed in किलोमीटर पर आवर? देखिए बोला जा रहा है कि 54 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते वक्त 1 घंटे 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसने ये नोटिस किया कि उसने जो डिस्टेंस तय किया वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 7/9 है। जैसे कि अगर मैं रिमेनिंग डिस्टेंस को 9 यूनिट मान लूं तो 9 का 7/9 7 हो जाएगा, दैट मीन्स कि उसने 7 यूनिट डिस्टेंस तय किया। अब ये जो अपन को दे रखा है 54 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि बोला जा रहा है वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस, डिस्टेंस तय करते वक्त, मतलब ये पूरा डिस्टेंस अभी कवर नहीं हुआ, बीच में कहीं उसको ऐसा उसने नोटिस किया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 9 प्लस 7 मतलब कितना हुआ 16 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 54 किलोमीटर, और आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर टाइम तो अपन को दे रखा है 1 घंटे 15 मिनट, ये 1 घंटे 15 मिनट उसने कितने डिस्टेंस पे तय किए, तो उसने 7 यूनिट डिस्टेंस पे तय किए, क्योंकि यही डिस्टेंस है जो उसने अभी तक कवर किया। तो मैं बोल सकता हूं कि 7 यूनिट की वैल्यू यहां पर अपन को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 27 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27/8 और 7 यूनिट की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आ गया अपने पास किलोमीटर में, और यहां पर स्पीड अपन को किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो अपने को टाइम दे रखा है इसको भी अपन आवर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 1 आवर 15 मिनट है, 15 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करना चाहूं तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 आवर प्लस 15/60 आवर, 15/60 मतलब हो गया 1/4। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 5/4 आवर। तो यहां पर डिस्टेंस तो अपने पास हो गया 27/8 इंटू 7, और टाइम हो गया अपने पास 5/4। तो ये 4 से 2 बार में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे में, और 27 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 189। तो 189/10 मतलब 18.9 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दीपेश हैज 168 लीटर्स ऑफ ऑयल ए एंड 234 लीटर्स ऑफ ऑयल बी। दीपेश के पास दो तरह का ऑयल है, ऑयल ए है जो कि 168 लीटर है, और ऑयल बी है जो कि 234 लीटर है। He fills a number of identical containers with the two types of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled। तो देखिए उसको ये दोनों तरह के ऑयल को छोटे कंटेनर्स में भरना है, लेकिन कंडीशन यहां पर अपन को ये दे रखी है कि जो कंटेनर की साइज अपन लेंगे वो कुछ इस तरीके से हो कि जितने भी कंटेनर बने वो सारे फुल भर जाए,
और सारे कंटेनर सेम साइज के हो, कोई भी कंटेनर छोटा या बड़ा ना हो, मतलब टाइप ए ऑयल और टाइप बी ऑयल दोनों के लिए अपन को सेम साइज का कंटेनर लेना है। और क्या बोल रहा है कि जितने भी कंटेनर बने वो सारे फुल फुल भरे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। उसी साइज का मैं कंटेनर ले लूंगा सो देट कि जो भी डिवाइड होके मेरे पास नंबर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा मतलब उतने नंबर ऑफ कंटेनर्स मेरे फुल फुल भरेंगे। और जब वो नंबर में दोनों में सेम लेऊंगा तो ऑब्वियस है कि मैं बोल सकता हूं कि साइज बराबर रहेगी कंटेनर की। तो देखिए यहां पर अपन को बोला गया है कि अपन को मैक्सिमम वॉल्यूम का कंटेनर लेना है, मतलब बड़े से बड़े साइज का कंटेनर लेना है। तो बड़े से बड़े साइज का कंटेनर लेना है का मतलब क्या हुआ कि अपन को एक बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर अपन को इनका एचसीएफ निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अगली बार अगर आप देखें तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल देना है। यहां पर दो तरह के सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल तो ये हुआ जिसमें केवल आपको जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम, मतलब उसकी साइज क्या होगी, ये पूछी जाती है। दूसरा यहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स बनेंगे। तो उसके लिए भी आपको पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए वैसे तो यहां पर आप डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपन को जो आंसर है वो कंटेनर की साइज ही देनी है। मतलब जो भी अपना एचसीएफ आएगा वो ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 10 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 14 से अगर आप देखेंगे तो 14 से भी ये नहीं कट पाएगा। तो एकमात्र आंसर आया अपना ऑप्शन नंबर 2। दैट मींस एचसीएफ इनका क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब मुझे 6 लीटर का कंटेनर लेना पड़ेगा। अब यहां पर तो केवल ये पूछ रहा था कि मैक्सिमम साइज क्या होगी कंटेनर की, लेकिन कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने बनेंगे। तो आप देखिए 168 लीटर का ऑयल है और एक कंटेनर में 6 लीटर में डाल सकता हूं। तो टोटल कितने कंटेनर बने, 168/6। दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास, 6 दूनी 12 और 6 का 8 बार में 48। टोटल 28 कंटेनर बने ऑयल ए के। सेम तरीके से ऑयल बी के कितने कंटेनर बनेंगे, तो 234 लीटर ऑयल है और एक कंटेनर में 6 लीटर ऑयल आ सकता है। तो मैं बोल सकता हूं 234/6। दैट मीन 6 3 18 और 6 का 9 बार में 54। तो 28 तो जो है वो ऑयल ए के कंटेनर बने और 39 ऑयल बी के कंटेनर पर बने। अब आपसे कुछ भी पूछे कि ऑयल ए के कितने बनेंगे या ऑयल बी के कितने बनेंगे या टोटल कितने बनेंगे, सब कुछ आप इस तरीके से निकाल सकते हो। टोटल हो जाएगा 9 + 8 17 के साथ एक कैरी चला गया, दैट मीन 67। तो टोटल जो है वो 67 कंटेनर बनेंगे और सबका जो वॉल्यूम होगा वो 6 लीटर का होगा। The length, width and height of a cuboid are in the ratio 10:17:14 and its total surface area is 1096 centimeter square. Find the length of the cuboid. तो देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो अपन को दे रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक एक्स वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेंथ जो है वो है 10x, ब्रेथ जो है वो है अपने पास 17x और हाइट जो है वो है अपने पास 14x। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपन को दे रखा है, तो इससे अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और लेंथ निकालने के लिए अपन को x की वैल्यू ही चाहिए, बिकॉज लेंथ क्या है 10 × x। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL एंड दिस इज इक्वल टू 1096। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो गया अपने पास 170x², ब्रेथ इंटू हाइट अगर आप करेंगे दैट इज 17 × 14। तो 17 का 4 बार में हो जाएगा 68 की 8, 6 कैरी चला गया, मतलब 338x²। फिर हाइट इंटू लेंथ अगर मैं करूंगा तो 10 × 14 मतलब 140x²। दिस इज इक्वल टू 1096। तो ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 8, 7 3 10 और 4 14 की 4, एक कैरी चला गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 548x²। दिस इज इक्वल टू 1096। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 × 5 48, ये होता है 1096 के बराबर। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सीधा ये 1 टाइम्स अपना चला जाएगा। तो x² इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, मतलब x इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। x इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता, बिकॉज साइड तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो x केवल 1 आएगा और उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लेंथ हो जाएगा अपने पास 10 × 1, दैट इज 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। ऋषि हैज 1612 with him. He divided it amongst his son Shan and Piyush and asked them to
इन्वेस्ट इट एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए ऋषि के पास 1612 रुपए और इस पैसे को उसने शान और पीयूष में बांटा और उनको बोला कि तुम इसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जहां पर इंटरेस्ट अपना एनुअली मिल रहा है अपन को, दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। फिर बोला गया इट वाज सीन दैट शान एंड पीयूष गोट द सेम अमाउंट आफ्टर 19 एंड 20 ईयर रेस्पेक्टिवली। तो ये नोटिस किया गया कि शान और पीयूष को बराबर अमाउंट मिला 19 और 20 साल के बाद। मतलब शान ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो 19 साल के लिए किया था और पीयूष ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 20 साल के लिए किया, और 19 साल और 20 साल के बाद दोनों को बराबर अमाउंट मिला। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ऋषि ने शान को कितना पैसा दिया था। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो शान को जो पैसा मिला वो एक्स मिला और पीयूष को मैं वाई मिला, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर आप और भी तरीके से मान सकते हैं, जैसे इसको एक्स तो इसको 1612 माइनस एक्स भी आप मान सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सीधा अपन एक्स और वाई में ही मान लेते हैं क्योंकि मैं यहां पर एक्स और वाई का रेशियो निकालने वाला हूं। तो देखिए एक्स और वाई का रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन को बोला गया कि इनने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे और ये जो अमाउंट मिला, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू हो जाता है अपने पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की होल पावर टी, टी मतलब टाइम। तो यहां पर अपन को सब कुछ एनुअली दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी अपन एनुअली ही कंपाउंड कर रहे हैं और टाइम भी अपन को ईयर में दे रखा है। मतलब सब कुछ बैलेंस है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए शान को x रुपए दिए गए थे, तो प्रिंसिपल तो बन गया x और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का बराबर ही है वैसे 8%, और टाइम जो है शान का वो है 19 साल। और पीयूष को y रुपए दिए गए, मतलब प्रिंसिपल हो गया y, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही 8% और टाइम यहां पर है 20 साल। और ये दोनों जो है वो बराबर है, दोनों का अमाउंट बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 8/100 इंटू 1 प्लस 8/100 की होल पावर 90। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये जो चीज है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x इक्वल टू रहेगी अपने पास y इंटू 8/100 को आप 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 का 2 बार में और 4 का 25 बार में, तो ये हो जाएगा अपने पास 27/25। तो x और y का जो रेशियो है वो आ गया अपने पास 27:25। तो उस हिसाब से अपन से पूछा गया था कि शान को कितना पैसा दिया गया, तो ये जो पूरा अमाउंट है ये 27 प्लस 25 दैट मीन्स 52 यूनिट की वैल्यू है। तो 52 यूनिट की वैल्यू है 1612 रुपए और शान को मिले 27 यूनिट, तो 27 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। चलिए ठीक है, तो इसको पूरा पूरा ही कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 52 का 3 बार में चला जाएगा, सबसे पहले तो 52 का 3 बार में कितना हो जाता है 156, 161 माइनस 156 अगर आप करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का मतलब 52 बनेगा, तो एक बार में। तो ये आ गया 27 इंटू 31, तो ये आ गया 27 एकम 27 के साथ 2 के लिए चला गया, 27 ये होता है 81, 81 और 2 83, दैट मीन्स 837 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। दी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, तो यहां पर अपन को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये कैसा नंबर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो रेशनल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर को ही अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहां पर अगर ये रिपीट नहीं कर रहे होते नंबर तो फिर कभी भी अपन इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते थे, फिर उस केस में ये इरेशनल नंबर हो जाते, और इरेशनल को फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो फ्रैक्शन में कब चेंज कर सकते हैं, जब डिसिमल के बाद नंबर रिपीट कर रहे हो। अब आपको यही देखना है कि किस पैटर्न में ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए ये 27 इस तरीके से रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इसको 8.27 की बार भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो इसको अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर जो अपना इंटीजर वाला पार्ट है उसको तो अलग कर लीजिए, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 0.27 की बार। ये 8 को तो अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में पहले से ही चेंज है, ये तो 8/1 बन गया एक तरीके से। अगर मैं नीचे में 1 लगा दूंगा तो ये तो फ्रैक्शन हो ही गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन जो है वो है 0.27 की बार। ये 0.27 की बार को आप क्या लिख सकते हो, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको डिसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको लिख देना है, और डिवाइड में कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि 2 बार 9 लिख देना है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब इसको आप थोड़ा बहुत ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे 9 से चला जाएगा, 9 से 3 बार में और 9 से ये 11 बार में। तो ये अपने पास आ गया 8 प्लस 3/11। और अब यहां पर अगर मैं इसको पूरा फ्रैक्शन बनाऊं तो 11 इंटू 8 88, 88 प्लस 3 दैट इज 91/11। ऑप्शन नंबर 1।
द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ सीमा एंड दर्शन इज 7:8. दे सेव 15,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली. If the ratio of their expenditure is 11:16, then what is the total expenditure of सीमा एंड दर्शन? तो यहां पर आप देखिए इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ उन दोनों की सेविंग आपको दे रखी है. अपन से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर. तो यहां पर क्या करेंगे अपन, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप पहले क्या कीजिए, एक्सपेंडिचर वाला रेशियो लिखिए. एक्सपेंडिचर वाला रेशियो है 11:16. फिर लिखिए इनकम वाला रेशियो. इनकम वाला रेशियो क्या है आपके पास, तो ये है 7:8. अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम. मतलब ये 11 यूनिट में 15,000 जब मैंने जोड़े होंगे तो 7 यूनिट आया होगा. तो यहां पर आप सीधा सीधा लिखिए 15,000. और सेम तरीके से 16 यूनिट में जब मैंने 9,000 जोड़े होंगे तो 8 यूनिट आया होगा. तो यहां पर आप सीधा सीधा लिखिए 9,000. इनका रेशियो आपको नहीं लेना, इनको ऐसे की ऐसे ही छोड़ना है. अब यहां पर आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कुछ इस तरीके से. तो 11 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 7, और यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो 7 इंटू 9,000 माइनस 15,000 इंटू 8. तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 8 तो हो गया 88, और 16 इंटू 7 अगर आप करेंगे 112. 88 माइनस 112 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास -24. और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 9 7 जो 63, और 15 इंटू 8 हो जाता है 120. तो 63 माइनस 120 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो कितना हो गया 60 माइनस 3 मतलब 57. दैट मीन -57. तो ये जीरो, ये माइनस साइन तो वैसे कैंसिल आउट हो ही जाएगा. वैसे यहां पर अपन को माइनस साइन लेना भी नहीं होता, यहां पर अपन मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, वो अगर आप लेंगे तब भी अपने आप को कैंसिल आउट हो ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो मैं बोल सकता हूं कि 24 यूनिट की वैल्यू आ गई 57,000. और अपन से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 11 प्लस 16, दैट मीन्स कितना है 27 यूनिट. तो 27 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. 24 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई है और 27 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. तो यहां पर अपन क्या करते हैं, 8 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको 3 बार में. 8 से ये कितनी हो जाएगा, तो देखिए 8 6 जा 48 होता है और 8 7 जा 56 होता है. तो ये 10, तो 8 है कम 8, फिर 10 का मतलब ये हो गया 20, तो 8 दूनी 16, और 40 मतलब 8 पंजे 40. तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 7125, और 3 का ये 9 टाइम्स होता है. तो यहां पर भी आप 9 टाइम्स कर दीजिए. तो 9 पंजे 45 की 5. उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है. पूरा निकाले तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 5, 4 कैरी चला गया, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 कैरी चला गया, फिर 11 की 1 कैरी चला गया, 9 7 63 और 64. तो 64125, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ऊपर इनकम लिखता और नीचे एक्सपेंडिचर लिखता तो क्या फर्क होता, तो देखिए फिर भी आंसर आता, लेकिन यहां पर ये जो अपन तरीका अपनाते हैं इसमें एक लिमिटेशन होती है. लिमिटेशन क्या, कि इस तरीके से अपन केवल ऊपर वाली क्वांटिटी की ही वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे यहां पर अगर कोई मुझसे बोले कि मैं इनकम निकाल दूं सीधा, इनकी टोटल इनकम, तो मैं इस तरीके से नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पर ये जो 24 यूनिट आई 57,000, इससे मैं केवल 11 यूनिट और 16 यूनिट की ही वैल्यू निकाल सकता हूं. 7 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू में नहीं निकाल सकता. ये इस तरीके की लिमिटेशन है. इसलिए अगर आपसे इनकम पूछी जाती तो फिर आप इसको उल्टे तरीके से लिखते हैं. उल्टे तरीके से कैसे, यहां पर आप पहले इनकम का रेशियो लिखते हैं, दैट इज 7:8. फिर आप एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखते हैं, दैट इज 11:16. और नीचे में आप सेविंग लिखते हैं. सेविंग में बोल सकता हूं कि यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मैंने एक तरीके से 15,000 रुपए घटाए तो यहां पर -15,000, और मैंने 9,000 इधर घटाए हैं, दैट इज -9,000. अब यहां पर आप जब सेम तरीका अपनाते तो फिर आपके पास 7 और 8 यूनिट की वैल्यू आती. तो फिर लेकिन जब आप ये दूसरे वाले तरीके से करते तो फिर 11 यूनिट और 16 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे. इसकी लिमिटेशन है ये. अब आप कुछ भी माने, अगर मेरे को पहले वाले तरीके से ही इनकम की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, तो यहां पर आप देखिए 11 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 11 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. और बोला गया था कि सेविंग 15,000 है, तो एक्सपेंडिचर में अगर मैं सेविंग जोड़ दूंगा तो इनकम आ जाएगी. दैट मीन्स कि 11 यूनिट में मैं 15,000 जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनकम आ जाएगी सीमा की.
और सेम तरीके से अगर मैं 16 यूनिट में 9000 जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनकम आ जाएगी दर्शन की। तो यहां से अपन निकाल सकते थे, लेकिन फिर अपन को सेविंग को जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर अपन ये दूसरे वाले तरीके से लिखते तो डायरेक्ट अपन इनकम निकाल लेते। ठीक, चलिए। सम मार्वल्स आर टू बी पैक्ड इन 4 बॉक्सेज ए बी सी एंड डी in the proportion of 6375. If box B has 400 less marble than box D, then how many more marbles are there in total in all the boxes? तो देखिए बोला गया है यहाँ पर ए बी सी डी 4 बॉक्सेज अपने पास है जिनमें मार्बल्स की संख्या अपन को इस प्रोपोर्शन में है 6375, और बोला गया है कि बॉक्स बी में बॉक्स डी के कंपेयर में 400 मार्बल कम है। तो यहां पर अगर मैं रेशियो इनका लिखना चाहूं ए बी सी डी तो क्या होगा, तो है 6375, और बॉक्स बी में 400 मार्बल कम है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे दिया 400 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 200 के बराबर। आपसे पूछ रहा है टोटल मार्बल कितनी होगी सारे बॉक्सेज में, तो सबका आप ऐड कर लीजिए। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21। दैट मीन्स कि 21 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 × 200, दैट इज कितना आ जाएगा 4200। तो टोटल 4200 मार्बल अपने पास होगी। ऑप्शन नंबर 3। A water tank can be filled in 29 minutes by using 23 pipes of the same capacity. In how many minutes will the water tank be filled if we use 47 pipes of the same capacity as above? तो देखिए बोला गया है कि एक वाटर टैंक है जो कि 23 पाइप के द्वारा 29 मिनट्स में भरा जा रहा है। अगर पाइप की संख्या 23 की जगह 47 होती तो कितनी देर में वाटर टैंक भर जाता। तो यहां पर अपन सीधा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 by T2, M2 D2 T2 by W2। तो देखिए यहां पर वैसे तो M का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, और T का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, और W का होता है वर्क। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेम कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम तो एक तरीके से आपको पास 29 मिनट हो गया, डेज कुछ है ही नहीं, और मेन की जगह आप 23 पाइप्स इस्तेमाल कर सकते हो। एक ही बात है ना, कोई अंतर नहीं है। और वर्क का मतलब है कि पूरा वर्क, जैसे अगर आधा वर्क हो रहा होता तो फिर अपन हाफ लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों पूरा पूरा टैंक भर रहे हैं, तो सीधा यहाँ पर W1 और W2 जो है वो 1 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा यहाँ पे आप बोल सकते हो 23 × 29 इज इक्वल टू 47 × T, मतलब टाइम में मान लेता हूं कि 47 पाइप जो है वो मिलकर T टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए ठीक है, कैंसिल आउट तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं, बिकॉज लगभग सभी प्राइम नंबर है, लगभग क्या तीनों ही प्राइम नंबर है। तो 23 × 29 by 47 कैसे करें, जैसे अगर मैं 23 का इसको 46 के हिसाब से 2 टाइम्स बोल सकता हूँ, 2 से ये हल्का सा ही बड़ा होगा तो उसके हिसाब से आप 2 बोल दीजिए, और 29/2 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाता है 14.5। तो 14.5 से थोड़ा छोटा आना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। सिंप्लीफाई, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक आसान सा सवाल है। तो 81 + 76/2 आप करेंगे तो कितना जाएगा, 2 का 3 बार में 6 और 8 बार में 16 + 42 - 86। तो यहां पर सीधा अपन कर सकते हैं, वैसे तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, इन तीनों को सम आप कर लीजिए। तो 1 और 8 9, 9 और 2 11 की 1 कैरी चला गया अपने पास, 9 और 3 12, 12 और 4 16 - 86, 11 में से 6 गया 5, और 15 में से 8 गया 17, सॉरी 15 में से 8 गया 7, दैट इज 75। ऑप्शन नंबर 3। Vijay's salary was first reduced by 16% and subsequently raised by 11%. By what percent was his final salary lower compared to his initial salary? तो देखिए यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि उसकी ओवरऑल सैलरी कितनी घटी। बोला जा रहा है कि पहले उसकी सैलरी 16% घटी, फिर 11% बढ़ी, तो ओवरऑल सैलरी कितनी परसेंट घटी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सीधा मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, दैट इज x1 + x2 + x1 x2 बटा 100%। तो यहां पर उनके साइन के साथ आएंगे x1 और x2, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन और डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। तो 16% जो है वो घटी थी, मतलब -16, और 11% जो है वो बढ़ी तो +11। सेम तरीके से x1 हो गया -16, x2 हो गया +11 बटा 100। यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिए सीधा सीधा, -16 + -11 हो गया -5, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 और 6 7 और 176 आ जाएगा, दैट मीन 1.76 माइनस में 16 × 11 हो गया 176, 176 बटा 100 1.76।
तो ये आ गया अपने पास -6.76, मतलब इतनी परसेंट उसकी सैलरी घटी। माइनस साइन बोलने का मतलब है कि ओवरऑल घटी, अगर माइनस की जगह प्लस साइन आता दैट मीन्स कि ओवरऑल बढ़ी, लेकिन माइनस साइन आ रहा है मतलब ओवरऑल घटी और कितनी 6.76%। The ratio of the lengths of two corresponding side of two similar triangle is 15:14. The ratio of the areas of these two triangles in the order mentioned is। तो यहां पर आप देखिए अपन को दो सिमिलर ट्राइंगल का लेंथ का रेशियो दे रखा है और अपन से उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए एक डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो डायरेक्टली इक्वल होता है उनकी लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स L1/L2 का स्क्वायर। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 15 और 14 का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 250% मोर देन द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन मेजर्स x डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहां पर रेगुलर पॉलीगन के केस में बोला गया है कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के सम से 250% ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कोई भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ये फिक्स है। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है आपके पास 180 इंटू n-2। मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, भले n की वैल्यू 3 डालो, 5 डालो, 10 डालो, कुछ भी डालो, सम 360 डिग्री ही रहेगा। लेकिन इंटीरियर एंगल का जो सम है वो n के ऊपर डिपेंड करता है, n जितना ज्यादा बढ़ाएंगे सम उतना बढ़ता जाएगा। अब ये जो इंटीरियर एंगल का सम है ये 250% ज्यादा है। 250% ज्यादा बोलने का मतलब क्या हो गया कि 100 प्लस 250 मतलब ओवरऑल 350% है। कोई भी चीज 100% तो होती है और उसमें 250% और बढ़ गई, दैट मीन्स कि ओवरऑल कितनी हो गई 350%। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसका 350% करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन से x की वैल्यू पूछ रहा है, बोला गया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन मेजर्स x डिग्री, तो x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए अपन को सम डिवाइडेड बाय, ये जो सम है इसको साइड से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब जितनी साइड है तो साइड कितनी है n, तो n से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 180 इंटू n-2 डिवाइड बाय n, ये करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए ये 180 से 2 बार में तो अपना कैंसिल आउट हो जा रहा है सीधा सीधा, फिर 2 से ये 50 बार में चला जा रहा है और 50 से ये 7 बार में चला जा रहा है। तो यहां से n इक्वल टू आ गया आपके पास 9 के बराबर, और आपसे x की वैल्यू पूछा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो 180 इंटू 9-2/9, ये 9 से तो 20 बार में और 9-2 हो गया 7, 20 इंटू 7 हो गया 140 डिग्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। If goods are purchased at 450 rupees and 1/3 are sold at a loss of 10%, at what gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction। देखिए बोला जा रहा है कि मैंने 450 रुपए में गुड्स को खरीदा, मतलब गुड्स की कॉस्ट प्राइस अपन को दे दी, फिर बोला गया कि इसमें से 1/3 को 10% के नुकसान पे बेचा, तो जो बाकी रह गया, बाकी कितना रहेगा 2/3, 2/3 को कितने परसेंट के फायदे पे बेचूं सो दैट कि मुझे ओवरऑल पूरे ट्रांजेक्शन में 20% का फायदा हो। अब यहां पर आप देखिए आपसे गेन परसेंटेज पूछ रहा है, अगर परसेंट में पूछ रहा है तो नंबर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अपन परसेंट में ही चलेंगे, और जब अपन परसेंट में चल रहे हैं तो फिर ये नंबर की भी अपन को कोई जरूरत नहीं है, इस नंबर को आप भूल जाइए। सीधा सीधा यहां पर अपन बात करेंगे, लॉस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब 10% का नुकसान है, मतलब क्या हो गया -10%। 1/3 को -10% पे बेचा तो 1/3 इंटू -10%, बाकी 2/3 कितने पे बेचा जाएगा ये अपन को निकालना है, तो मैं मान लेता हूं x% पे बेचा जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, और इस पूरे में मुझे 20% का फायदा हो रहा है, तो ये आ गया अपने पास 20%। तो यहां पर मैंने सारे प्रॉफिट को इक्वल कर दिया, 1/3 का जो प्रॉफिट है, दो मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी है, और 2/3 का जो प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधा सीधा बहुत ही आसानी से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 3 को उधर भेज देते हैं अपन, तो ये -10 + 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो 2x इक्वल टू आपके पास बन गया 70, तो x इक्वल टू आ गया 35, दैट मीन्स कि 35% पे बेचना पड़ेगा, तब जाके अपन को ओवरऑल 20% का फायदा होगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप चाहे तो वैल्यू पुटिंग से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस वैल्यू पुट करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं जीरो, तो क्या मैं यहां पे जीरो डाल सकता हूं क्या? तो देखिए जीरो यहां पर आप सब जगह डाल सकते हो, लेकिन कोट में नहीं डाल सकते। दूसरा, कोसेक में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कोट भी जीरो पे नोट डिफाइन होता है और कोसेक भी जीरो पे नोट डिफाइन होता है। सेम तरीके से क्या 90 डाल सकता हूं क्या? तो 90 भी नहीं डाल सकता, बिकॉज टेन 90 नोट डिफाइन होता है और सेक 90 भी नोट डिफाइन होता है। तो यहां पर दो तो अपने पास एलिमिनेट हो गए। इसके अलावा जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन बस इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप डाल रहे हो उस पर आपको वैल्यू भी याद हो, तभी जाके आप सोल्व कर सकते हो, वरना कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर देखिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन अब अपने पास आता है वो आता है 45 डिग्री। अगर 0 और 90 वहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर आप 45 डालिए। सबसे पहले तो 0 और 90 पे चेक कीजिए, 0 90 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनपे सबसे सिंपलर वैल्यूज होती है। फिर दूसरा नहीं तो आप 45 पे चेक कीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर 45 डालते हैं। 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, कोट 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। सेक 45 की अगर मैं बात करूं तो वो √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। कोसेक 45 भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ये 3 और एक 4, 4 एक 5, 5 माइनस 4 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 1 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। फाइंड रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे तो अपन ऑप्शन से भी चल सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो इक्वल टू होता है अपने पास माइनस बी बाई ए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो यहां पर माइनस बी बाई ए क्या होगा आपके पास? तो b जो है वो है +18, दैट मीन्स की यह आ जाएगा -18 बाई ए है 5। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो c 16 है और a है 5। अब यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सम करने पे -18/5 दे रहा है या फिर प्रोडक्ट करने पे 16/5 दे रहा है। तो यहां पर प्रोडक्ट तो देखने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में तो आपके काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला दोनों ही आपको 16/5 देगा, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अपन सम से चलते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, तो इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो प्रोडक्ट 16/5 आ ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही नहीं हुए। इनमें सम जो है वो -18/5 आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं आ सकता, बिकॉज ये तो दोनों ही प्लस है। दोनों प्लस है तो प्लस करने पे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव तो नहीं आ सकती। दैट मीन्स वो बोल सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इफ x - 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहां पर कन्वर्जन फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो बहुत ही गलत बात है, कन्वर्जन फॉर्मूला सीख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपन क्या करें, सबसे पहले तो x - 1/x से अपन को x² + 1/x² पे जाना पड़ेगा। फिर x² + 1/x² से अपन को x⁴ + 1/x⁴ पे जाना पड़ेगा। डायरेक्ट अपन x - 1/x से x⁴ + 1/x⁴ पर नहीं पहुंच सकते, बीच में अपन को ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो यहां से यहां कैसे जाते हैं? तो अगर मैं x - 1/x जैसे p है, तो ये चीज आपके पास हो जाती है p² + 2, और अगर इसको जैसे मैं q मान लूं तो ये चीज अपने पास हो जाती है q² - 2। अगर यहां पर x - 1/x की जगह x + 1/x ही होता तो फिर आपको p² - 2 करना था। जैसे अगर ये चीज आपको p दे रखी होती तो फिर ये जो चीज है x² + 1/x², ये आपके पास p² - 2 आती है ना। लेकिन x - 1/x है, दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 हो गया अपने पास 11, फिर ये आ गया 11 का स्क्वायर -2, दैट इज 121 - 2 मतलब 119। ऑप्शन नंबर 4। x is directly proportional to a square and a is inversely proportional to y. If x is 97 and y is 6, find x when y is 2. तो देखिए यहां पर अपन को x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर दे रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, और डायरेक्टली मतलब सीधा आपको बोल देना है a स्क्वायर। फिर बोला गया है कि a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन का साइन तो सेम ही होता है, इनवर्सली का मतलब हो जाता है 1/, तो a जो है वो प्रोपोर्शन है 1/y के। यहां पर अपन को बोला है कि x 97 है जब y 6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी जब y 2 होगा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले तो a को अपन को एलिमिनेट करना है, तो इस a को अपन चाहे तो उधर डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि a अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y है तो a सीधा आप 1/y डाल दीजिए। तो मैं बोल सकता हूं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y² हो जाएगा।
तो यहां पर प्रपोर्शन का साइन हटाने के लिए अपन को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो x इक्वल टू आप बोल सकते हैं c बटा वाई स्क्वायर। वैसे देखिए ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में डलता नहीं है, मैंने डाल दिया, इसके पीछे वजह है क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा आपको खोल के दिखाऊंगा तो यहां पर जब मैं प्रपोर्शन का साइन हटाता तो मैं क्या लिखता, x इक्वल टू जैसे मैं लिखता बी ए स्क्वायर, और यहां पर जब मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाता तो मैं लिखता a इक्वल टू, यहां पर आप कोई और प्रोपोर्शन जैसे मान लीजिए k मान लेते हैं तो k बटा वाई। अब ये जब a इक्वल टू k बटा वाई में इसमें डालता तो क्या होता, ये बनता x इक्वल टू बी इंटू के स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब आप देखिए b और k ये क्या है, कांस्टेंट है, तो k का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा और b इंटू के स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो इस पूरे कांस्टेंट को मैंने एक नए कांस्टेंट से चेंज कर दिया, दैट इज c। दैट्स वाई मैंने यहां पर डायरेक्ट x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर कर दिया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, c बटा वाई स्क्वायर। यहां पर अपन को c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू 97 और y की वैल्यू 6 डालेंगे। तो x की वैल्यू जब 97 आप डालेंगे तो x 97, ये आ गया c बटा, और 6 का स्क्वायर 36, तो c आ गया इक्वल टू आपके पास 97 इंटू 36। अब आप यहां पर x निकाल लीजिए जब y इक्वल टू 2 है तो c तो आपके पास आ गया 97 इंटू 36, और y कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से ये 9 बार में 9 इंटू 97 करेंगे, 9 7 63 की 3, 6 के नीचे चला गया, 9 9 81, 81 और 6 87, इट मींस 873। ऑप्शन नंबर 1। A person save 40% of his income if his expenditure is 960, then his income is। तो यहां पर आप देखिए इस तरीके के सवाल में इनकम को अपन हमेशा 100% मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि 40% वो सेव करता है तो खर्च कितना करता है, तो 100 माइनस 40 दैट इज कितना आ जाएगा 60%। तो 60% वो खर्च करता है और इसकी वैल्यू आपको दे दी 960 रुपए, और इनकम आपसे पूछ रहा है जिसको अपन ने 100% माना था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 का ये सीधा 16 बार में चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू 16, तो 100% की वैल्यू आ गई 16 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1600। ऑप्शन नंबर 3। बबीता ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर एंड डबल द अर्लियर डिस्टेंस एट 44 किलोमीटर पर आवर। She then returns to the starting point through the same route. If the average speed for the entire journey is 34 km per hour, then what is her speed for the return journey? देखिए बोला जा रहा है कि बबीता ने एक सर्टेन डिस्टेंस 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, फिर जितना डिस्टेंस उसने पहले तय किया था उसका डबल डिस्टेंस उसने 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, फिर लौटते वक्त सेम रूट उसने अपनाया और जो ओवरऑल एवरेज स्पीड उसकी आई वो आई 34 किलोमीटर पर आवर। तो लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी रही होगी ये अपन से पूछा जा रहा है। तो जैसे यहां पर मैं मानूं कि ये अपना एक डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक तो जो है उसने 11 की स्पीड से तय किया जाते वक्त, और फिर यहां से लेके यहां तक जो है वो 44 की स्पीड से तय किया, और बोला जा रहा है कि ये जो पहला वाला डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो ये दूसरा वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है, और लौटते वक्त वो यहां से लेके यहां तक आई, तो डेट मीन्स कि लौटते वक्त उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो 1 + 2 3 यूनिट उसने तय किया। अब अपन को टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड दे दी और लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी रही होगी ये पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो यहां पर अपन जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि टाइम हमेशा बराबर लगेगा। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहां पर मैंने 1 यूनिट माना है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस उसने 11 की स्पीड से तय किया, फिर 2 यूनिट का डिस्टेंस उसने 44 की स्पीड से तय किया, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इधर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर 3 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो उसने कितनी स्पीड से तय किया यही अपन को निकालना है, तो उसको अपन x मान लेते हैं, और पूरा जो डिस्टेंस है मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये डिस्टेंस उसने 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। तो यहां पर जो उसको टाइम लगा होगा वो इस वाले टाइम के बराबर होएगा, क्योंकि टाइम हमेशा बराबर होता है, टाइम में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग के 2 का ले लेता हूं एलसीएम, तो इनका 44 आ जाएगा 11 से 4 बार में, और ये 2 + 3/x = आ गया 6/34। तो यहां पे देखिए 4 + 2 6 हो रहा है, ये 3 से सब जगह कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 बार में और ये भी 2 बार में, और ये 2 से 22 बार में। तो यहां पर 1/x = अपने पास आ गया 1/34, सॉरी 2/34। 2/34 को अपन सीधा 1/17 लिख देते हैं, 1/17 - 1/22।
तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 17 इंटू 22, तो ये बन जाएगा 22 माइनस 17, 22 माइनस 17 हो गया 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 17 बटा 5। तो यहाँ पर देखिए 22 इंटू 17 बटा 5 आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22 इंटू 34 बटा 10। 22 इंटू 34 अगर आप करेंगे तो 22 का 4 बार में 88 की 8, 8 के लिए चला गया, 22 दी 66, 66 प्लस 8 मतलब हो गया 74, दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 74.8, ऑप्शन नंबर 3। तो जो लौटते वक्त उसकी स्पीड रही होगी वो रही होगी 74.8 किलोमीटर पर आवर। If the volume of a right circular cone of height 30 cm is 160 pi cubic centimeter, find the diameter of its base। तो यहां पर आप देखिए आपको एक राइट सर्कुलर कोन की हाइट और वॉल्यूम दे रखा है, आपसे डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट यहां पर 30 दे दी, दिस इज इक्वल टू 160 पाई। तो देखिए पाई तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 10 बार में और ये 10 से 16 बार में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया 4 के बराबर। रेडियस अगर आ गई तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, मतलब 4 का डबल, दैट इज कितना 8, तो डायमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए मैन बॉट 8 शर्ट्स एट 550 ईच, 10 पैंट्स एट 1000 ईच एंड 12 पेयर्स ऑफ शूज एट 850 ईच पेयर, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल। तो देखिए यहां पर अपन से बोला जा रहा है कि 8 शर्ट उसने 550 रुपए में खरीदी, 10 पेंट उसने 1000 रुपए में खरीदी और 12 पेयर ऑफ शूज जो है वो उसने 850 रुपए पर पेयर खरीदे। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा उसका पर आर्टिकल। तो यहां पर आप चाहें तो डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डेविएशन मेथड पे चलना चाहूं तो कैसे होगा, जैसे यहां पर मैंने क्या करा, ऑप्शन मेरे को 800 के करीब दिख रहे हैं, तो मैंने मान लिया इन सबका जो एवरेज है वो 800 है। अब ये तो मैंने माना, लेकिन असलियत में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 550 जो है वो 800 से कितना कम है, तो ये अपने पास 250 कम है, और मैं बोल सकता हूँ कि 250 पूरे 8 शर्ट पे कम होगा, तो माइनस 250 इंटू 8। ये 1000 जो है वो 200 ज्यादा है, और ये 200 पूरा 10 पेंट पे ज्यादा होगा, तो प्लस 200 इंटू 10, ये 1000 ज्यादा है इसलिए प्लस साइन, और वो 550 कम था इसलिए माइनस साइन। फिर ये 850 ज्यादा है और पूरे 12 पेयर पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 12, ये भी ज्यादा है इसलिए प्लस साइन। और इसको अपन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, टोटल कितने आर्टिकल है 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 30। तो चलिए यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये 800 तो ऐसे ही रहेगा आपके पास, एक एक जीरो आप यहाँ पे चाहे तो सब जगह कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 इंटू 8 हो जाता है 200, तो ये 200 से 200 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 बटा 3 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 20, दैट मीन्स कितना हो गया 820। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर होगा पर आर्टिकल वो हो जाएगा 820 रुपए। The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B is 40 kg, that of B and C is 42 kg, then weight of B। तो देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि A, B और C के वेट का जो सम है वो हो जाएगा अपने पास 45 इंटू 3, बिकॉज एवरेज वेट क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो इन तीनों का सम जो है वो हो जाएगा अपने पास टोटल इंटू टोटल नंबर, मतलब एवरेज इंटू टोटल नंबर, दैट इज कितना 135। फिर सेम तरीके से ए और बी का जो सम है वो आ जाएगा 40 इंटू 2, दैट इज 80, और बी और सी का जो सम है वो हो जाएगा आपके पास 42 इंटू 2, दैट इज 84। अपन से बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू के लिए आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो a प्लस 2b प्लस सी आएगा आपके पास, कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 164, और इस दूसरी वाली में से आप पहली वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और c आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b माइनस b b आ जाएगा, और 164 माइनस 135 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास 15 प्लस 14, दैट इज 29, ऑप्शन नंबर 3। राकेश इन्वेस्ट ए सम ऑफ 5000 एंड शिवम इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए राकेश ने 5000 रुपए और शिवम ने 9000 रुपए सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करें। 3 साल के बाद शिवम को 360 रुपए का इंटरेस्ट ज्यादा मिला राकेश के कंपैरिजन में। तो अपन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये होता है फॉर्मूला अपने पास। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 360 रुपए, और शिवम को ज्यादा मिला तो शिवम माइनस राकेश जो है वो 360 आएगा। तो यहां पर
रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लीजिए x% की, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9000 का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट x% टाइम 3 साल बटा 100। ये तो हो गया राकेश को मिलने वाला इंटरेस्ट, सॉरी शिवम को मिलने वाला। राकेश को कितना मिलेगा, तो राकेश का प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट x टाइम वही 3 साल डिवाइड बाय 100, और शिवम को 360 ज्यादा मिले तो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 360 के बराबर। तो यहां पर आप कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहा है पहले उसको तो हटा ही देते हैं अपन, ये 3 से भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा अपने पास, 3 से 120 बार में चला जाएगा, ये एक जीरो भी और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9x माइनस 5x दैट इज 4x, 4x इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 3 के बराबर। इसका मतलब 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। The original price of a music set is 8000, the price is decreased by 12% and then rise by 25%, what is its new price? तो यहां पर अपन को ओरिजिनल प्राइस दे रखी है, बोला जा रहा है कि प्राइस को पहले तो 12% घटाया जाता है फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो न्यू प्राइस क्या होगी। तो यहां पर आप देखिए 8000 पे पहले मैंने 12% घटाया, किसी भी चीज को अपन 100% मानते हैं, उस पर अगर मैं 12% घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा 88%, मतलब वैल्यू रह गई 8000 का 88%। फिर इस पूरी वैल्यू को मैंने 25% बढ़ाया, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 100% मानूं तो 25% बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 125%, मतलब इसका 125%, तो ये हो जाएगी उसकी न्यू प्राइस। इसी को अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से ये आपके पास चला जाएगा 22 बार में, तो ये आ गया 22 पंजे होता है 110, 110 इंटू 80 अगर मैं करूंगा तो 11 8 88, दैट मीन्स 8800, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पर अपन को एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी और मीन अपन से पूछा जा रहा है, तो जब कभी भी अपन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उस केस में मीन कैसे निकाला जाता है, तो मीन इज इक्वल टू हो जाता है मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका सम डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिग्मा का मतलब होता है सम, मतलब मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 14 इंटू 91 प्लस 26 इंटू 78 प्लस 44 इंटू 25, ऐसे करके अपन मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम निकालेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, तो वो अपना मीन बन जाएगा। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट से देखते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है उनकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हो सकता है कि यूनिट डिजिट से अपना काम चल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए सबका यूनिट डिजिट नोट कीजिए, तो 4 इंटू 1 4, फिर 6 इंटू 8 48 होता है तो 8 आ गया, फिर 5 इंटू 4 40 होता है, सॉरी 40 नहीं 20 होता है तो 0 आ गया, 6 इंटू 1 6 होता है, और 8 इंटू 4 32 होता है तो 2 आ गया। नीचे में अगर मैं बात करूं तो 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 में 4 रहने दीजिए क्योंकि यूनिट डिजिट से ही काम है, तो यूनिट डिजिट में ही यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, बाकी नंबर को हटा देंगे। 4 प्लस 6 10, मतलब 0, 0 प्लस 8 8। तो यहां पर अगर आप ऊपर ऐड करोगे तो देखिए 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का मतलब यूनिट डिजिट रह गया 0 और नीचे में आया 8। तो अब आपको चेक करना है कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो 8 पंजे 40 होता है, तो यूनिट डिजिट यहां पर आपका 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट 0 नहीं आ पाएगा। 8 छके 48, यूनिट डिजिट क्या आया 8 है, 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 आया, 8 इंटू 9 72, यहां भी यूनिट डिजिट 2 आया, दैट मीन्स कि अपना आंसर क्या है, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। A can lay a railway track between two given station in 8 days and B can do the same job in 24 days। तो देखिए A जो है वो रेलवे ट्रैक बना देता है 8 दिन में 2 स्टेशन के बीच का, और B सेम रेलवे ट्रैक को 24 दिन में बनाता है। फिर बोला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ C दे कैन डू द जॉब इन 3 डेज। तो अगर C इनके साथ मिल जाए, मतलब A प्लस B प्लस C, ये तीनों मिलके इस काम को 3 दिन में कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि C अगर अकेला करता तो कितने दिन लगते। तो यहां पर आप क्या कीजिए, इनका ले लीजिए एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 24 के बराबर, दैट मीन्स मैंने मान लिया कि जो पूरा रेलवे ट्रैक है वो 24 किलोमीटर का है, 24 किलोमीटर मान लेते हैं, इसको ए 8 दिन में बना देता है, तो 24 बटा 8 मतलब हर दिन 3 किलोमीटर बनाएगा। बी इसको 24 दिन में बनाएगा, मतलब हर दिन 1 किलोमीटर बनाएगा, और ये तीनों मिलकर उसको 3 दिन में बना देंगे, मतलब हर दिन 24 बटा 3 मतलब 8 किलोमीटर बनाएंगे। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। तो यहां पर आप देखिए ए है 3, बी है 1, और ये तीनों मिला के 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ सी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो सी को 4 होना पड़ेगा, तब जाके मिला के ये क्या होंगे 8, मतलब सी की एफिशिएंसी हो गई 4 किलोमीटर पर डे। 24 किलोमीटर का ट्रैक है, हर दिन 4 किलोमीटर बनाएगा, तो कितने दिन लगेंगे 6 दिन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए एक आसान सा सवाल है वैसे तो। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पावर फ्री करनी पड़ेगी। 17 के क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अपने पास 4913, 10 का स्क्वायर होता है 100, और इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 13 से 2 बार में चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 12। और सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो अब यहां पर है वो मल्टीप्लाई की है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं। तो 20 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। तो यहां पर देखिए नॉर्मल सा सवाल बन गया ये एक तरीके से, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास हो गया माइनस में 112, ये आपके पास बन गया 244। 244 में से अगर आप 112 घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 4913 प्लस 132, 3 और 2 5, 1 3 4, 9 और 1 10 की 0, 1 के लिए चला गया, दैट इज 5045। ऑप्शन नंबर 4। दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, यहां पर अपन को अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए अर्थमेटिक मीन अपन जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप यहां पर चाहे तो डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे डेविएशन मेथड का सबसे ज्यादा फायदा जब होता है जब नंबर्स आसपास हो। नंबर अगर दूर है तो डेविएशन मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। तो यहां पर अपन को क्या करना है, इन सब के नजदीक में एक नंबर लेना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन अपने सारे 60 के नजदीक में, तो मैं 60 ही मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि इन सब का जो एवरेज है वो 60 है। अब ऐसा मैंने माना, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो अब अपन को देखना है कि जो नंबर अपन ने माने वो 60 से कितने ज्यादा या कम है। अगर ज्यादा होंगे तो प्लस साइन और कम होंगे तो माइनस साइन। 79 जो है वो 60 से 19 ज्यादा है तो प्लस 19, 92 32 ज्यादा है तो प्लस 32, 39 जो है वो कम है कितना 21 तो माइनस 21 आएगा आपके पास, 57 17 ज्यादा है तो नहीं 57 कम है कितना -3, फिर 91 31 ज्यादा है तो प्लस 31, 28 कम है 32 कम है तो माइनस 32, 74 जो है वो ज्यादा है 14, 90 भी ज्यादा है 30 सॉरी, और 44 जो है वो कम है कितना 16। डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको तो कर ही दीजिए, जैसे +32 और -32 तो आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसको तो अपन हटा ही देते हैं, बाकी यहाँ पर अपन देख लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए +19 -21 अगर आप करोगे तो -2 आएगा, -2 और -3 -5 हो गया, -5 + 31 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, प्लस में 26, +26 + 14 कितना हो जाता है 40 हो जाता है, 40 + 30 हो जाता है 70, 70 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 56 के बराबर, नहीं 56 नहीं 54 के बराबर, दैट मीन्स +54 बटा 9। तो 54 बटा 9 अगर मैं करूंगा तो 9 का 6 बार में 54 होता है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 66। तो जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 66 के बराबर। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप जब चाहे पूछिए, मैं हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर ठीक है, मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।